अमेरिका के आदेश की पालना में संभवतया यूक्रेन की तरफ से क्रीमिया के ऊपर मिसाइल हमला किया गया है। साथ ही साथ रूस के ही एक क्षेत्र पर आतंकी हमला भी हुआ है। रूस पर हुए ये दो हमले रूस को कितना उकसाएंगे, आज के सेशन में इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि वर्तमान में पुतिन काफी लंबे समय बाद बाहर निकलते हुए दिखाई दिए हैं। आपको यह तो पता होगा कि पुतिन और बाइडेन के बीच में तब से तल्खी है जब से रशिया यूक्रेन शुरू हुआ है। रशिया यूक्रेन को शुरू हुए लगभग 2 साल हो चुका है। ऐसी स्थिति में बाइडेन के इशारे पर यूक्रेन के साथ में चल रहा जो भी अमेरिका का सहयोग है, उस सहयोग का परिणाम तो कहीं आज रशिया पर हुए इस आतंकी हमले की चर्चा तो नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हाल ही में रशिया में एक चर्च पर, एक सिनेगॉग जो कि यहूदियों का मंदिर होता है, उस पर और पुलिस पर हुए हमले में लगभग पुजारी समेत 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। दुनिया में सुर्खी बन चुकी है, जिसके चलते रशिया पूरी तरफ आतंकी हमले की जद में है, इस तरह से सुर्खियों में आ चुका है। हालांकि रशिया को पहले ही जर्मनी ने इत्तला किया था कि तुम पर कोई आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन क्या ये हमले अमेरिका द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से लगभग 3 महीने पहले भी मॉस्को में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 60 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि उस समय रूस ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन बाद में रूस के खुफिया चीफ ने कहा था कि इस आतंकी हमले पर भी यूक्रेन ही जिम्मेदार था। फिलहाल के लिए आज का जो आतंकी हमला है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए क्या यूक्रेन जिम्मेदार है या यूक्रेन के पीछे धप देने वाला अमेरिका जिम्मेदार है, इसकी चर्चा आज के सेशन में होगी। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी अनाउंसमेंट सुन लीजिए जो आपके काम के हो सकते हैं। पहला अनाउंसमेंट यह है कि हमारे एनसीईआरटी बैच में ईएमआई ऑप्शन कल सुबह 10 बजे तक ओपन है। जिन्हें भी एडमिशंस लेने हैं, लिंक एप्लीकेशन का कमेंट बॉक्स में है। साथ में यूपी पीसीएस प्री का बैच में, जिसके लिए हम लोगों के द्वारा प्री के लिए एक टेस्ट सीरीज मंथन शुरू की गई है, वो अवेलेबल है। हमारी टीम के द्वारा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी कुछ फास्ट ट्रैक कोर्स लॉन्च किए गए हैं, वो अवेलेबल हैं। फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपको हमारे आरएएस के लिए भी नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। एक बार जाकर आप एप्लीकेशन विजिट करें, वहां से जो आपके लिए उपयोगी हो उसे एक्सेस कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, रूस के दागिस्तान में रविवार को आतंकियों ने 2 चर्च और 1 यहूदी मंदिर और एक पुलिस पोस्ट पर हमला कर दिया। इसमें एक पादरी और 15 पुलिसकर्मियों के साथ कई आम नागरिकों के मारे जाने की सुर्खी निकल कर आई। पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में 4 आतंकी भी मारे गए, लेकिन आतंकियों ने पादरी का गला काटकर उसकी हत्या की थी। यह एक प्रकार का रिलीजियस तरीके से टारगेटेड किलिंग थी। अब इस किलिंग के बाद में कुछ तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें एक आतंकी अपने साथ में एक तस्वीर लेकर के, मतलब बंदूक लेकर के, यहां पर जिप फाइल में आपको दिखाई दे रहा है। इसके आगे की तस्वीर मैं दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि उसके अंदर यूट्यूब अपने द्वारा बैन लगा देगा। मतलब बहुत ही भयानक दृश्य निकल कर आए थे। ठीक है, भयानक दृश्य इस तरह के थे कि लोगों में यह भय बिठा दिया जाए कि आतंक क्या होता है। साथ ही साथ आग लगाना, आतंकियों का सड़कों पर घूम करके दिन दहाड़े पुलिस को टारगेट करना, इस तरह के दृश्य देखे गए थे। इन दृश्यों के चलते ही रशिया अचानक लोगों की सुर्खियों में आ गया। यह घटना कहां हुई, इसको समझने के लिए एक बार रूस के मैप को समझते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप रशियन मैप को ध्यान से देखें तो आपको यहां यूक्रेन लगा हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ एक तरफ ब्लैक सी इधर है और कैस्पियन सी इधर लगाया दिखाई देता है। ये जो कैस्पियन सी, जहां पे अजरबैजान, जॉर्जिया ये सब लगे हुए हैं, इसी के किनारे यहां पर क्षेत्र है दागिस्तान। दागिस्तान नामक स्थान पर ही यह अटैक हुआ है। यहां पर अगर मैं मैप पर इस क्षेत्र को दिखाऊं तो आप इसे ऐसे समझें, अजरबैजान के उत्तर में यह वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर, जिसका नाम डरबेंट और मखाचकला है, इन क्षेत्रों में ये अटैक हुए हैं, जिसको आप हाईलाइटेड देख सकते हैं। ये कहां पर है? ईरान से जो ऊपर की तरफ कैस्पियन सी है, यानी कि उत्तर की तरफ कैस्पियन सी है, इस कैस्पियन सी से लगा हुआ अजरबैजान जिसकी राजधानी बाकू, और इससे अगर थोड़ा और उत्तर की तरफ चलते हैं, जहां से रशिया शुरू होता है, वहीं पर शुरू होते ही इस क्षेत्र का नाम है दागिस्तान। यहां पर यह अटैक हुआ है। ठीक है, अगर दागिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 31 लाख पॉपुलेशन यहां रहती है, और उस पॉपुलेशन के अंदर एवर्स, दार्गिन्स, कोमियक्स, लागजिन्स, इस प्रकार की जनसंख्या अलग अलग मान्यताओं को मानने वाली यहां पर रहती है। यह क्षेत्र तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है, और इस तेल उत्पादन के क्षेत्र में ये, मतलब जो हमला हुआ है, यह हमला वर्तमान में
अपने प्रकार का ही एक हमला है। मतलब एक तरह से हमले के अंदर चर्च को और यहूदियों के मंदिर को टारगेट करके दिखाया गया, टारगेट किया गया है, आतंकियों को मार गिराया है। ठीक है, यहूदी मंदिर के अंदर आग लगने की भी खबर यहां से निकलकर आई है। दागिस्तान प्रोविंस के अंदर से यूक्रेन और नाटो देशों को जिम्मेदार ठहराने की खबर निकलकर आई है। और इसके पीछे तर्क दिया गया है कि ये जो हाल ही में बाइडेन ने यूक्रेन को कहा था ना G7 मीटिंग में कि हां अब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, यानी कि अब तुम भी आक्रमण कर सकते हो। मैंने इस पर भी सेशन किया था कि अमेरिका ने यूक्रेन को कहा है कि तुम भी अब संघर्ष में आगे निकल सकते हो। अब तक तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन दिए गए थे, लेकिन अब तुम भी वेपन में आगे निकल सकते हो। कहीं उसका परिणाम तो नहीं है ये? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? असल में इसलिए कहा जा रहा है कि जो आतंकी यहां पर देखा गया उसके हाथ में जो गन थी ना, वो गन देखिए, यहां पर एक आतंकी चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। यह आतंकी एक गन लेकर चल रहा है। यहां पर आप देखें, यह गन अमेरिका मेड गन है, अमेरिकन मेड गन है जो यहां पर आतंकियों के हाथ में दिख रही है। इसके बारे में यहां पर मतलब खबर चल रही है कि हैवी इक्विपमेंट इन सेंटर ऑफ डरबेंट, बोले ये जो गन यहां पर यूज की गई है ये अमेरिकन गन है, जिसके चलते यहां पर लोगों की मौत हुई है। तो पुतिन का रिएक्शन इस बात पर क्या रहा? दुनिया तलाश रही थी कि पुतिन इस विषय पर कुछ बोलेंगे, लेकिन पुतिन कुछ बोलते उस समय एक घटना और हो गई। और वो क्या हुआ? रूस ने 2014 में यूक्रेन के जिस हिस्से पर कब्जा किया था, जिसका नाम यूक्रेन के अंदर, जिसका नाम क्रीमिया था, जिसके चलते G8 से रूस को बाहर निकालकर G7 बना लिया गया था, उस क्रीमिया पर भी हमला हो गया। मतलब एक साथ रूस में दो जगह पर हमले हुए। एक जगह आतंकी हमला हुआ और एक जगह पर्टिकुलरली मिसाइल हमला हुआ। मिसाइल हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया था। यह मिसाइल हमला जैसे ही हुआ तो यह अपने आप में एक बड़ी सुर्खी बन गया और इसके चलते रशिया ने यूएस एम्बेसडर को, जो कि मॉस्को में हैं, उन्हें अपने पास समन करके बुला लिया कि इधर आइए, आपके कहने पर यूक्रेन ने हम पर हमला किया है। मतलब रशिया के अंदर हुए दो कार्रवाइयों में से जो बड़ी कार्रवाई थी ना, वो बड़ी कार्रवाई यूक्रेन के क्रीमिया वाले क्षेत्र पर, जिस पर रशिया ने कब्जा कर रखा है, उस पर हुआ हमला माना गया है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। यहां पर आप एक बीच देख रहे हैं, सी बीच है। इस सी बीच के ऊपर एक मिसाइल हमला होता है, लगभग 125 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं और लगभग 3 लोग यहां मारे जाते हैं। रशिया ने ज्यादा बड़ी प्रतिक्रिया दागिस्तान को लेकर नहीं दी है, इस वाले क्षेत्र को लेकर दी है। अब आप पूछेंगे ये क्षेत्र है कौन सा? तो आइए मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखाता हूं। देखिए, अगर आप यूक्रेन को ध्यान से याद रखते हैं तो आपको यह तो पता होगा कि यूक्रेन के 4 पर्टिकुलर क्षेत्र, जैसे कि लोहांस्क, डोनास्क, खारसेन और खार्किव, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर रूसी कब्जा हो रखा है। रूस ने 2014 में ही सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के बीच में इस वाले क्षेत्र, जिसको आप क्रीमिया कहते हैं, इस पर कब्जा कर लिया था 2014 में ही। 2014 में जब इस पर कब्जा हुआ था तो इसी के चलते ही रशिया को G8 से निकाल दिया गया था। जो G8 कंट्रीज थे, उन्होंने अपने में से निकालकर रशिया को खुद को G7 बना लिया था। इस क्रीमिया पर अभी फिलहाल रूसी कब्जा है। इस क्रीमिया की तो आजकल रूस चर्चा ही नहीं करता है कि भाई यूक्रेन के साथ अगर युद्ध रुकने की बात हो तो इसकी कोई चर्चा मत करना, बाकी चीजों की कर लेना। खारसान हुआ, डोनास्क हुआ, लोहांस्क, खार्किव हुआ, इन क्षेत्रों के बारे में बात कर लेंगे, जो भी जितनी भी चर्चाएं टेबल पर होती। क्रीमिया तो आजकल यूक्रेन ने भी क्लेम करना छोड़ रखा है, मतलब वो भी बात करता ही नहीं है कि क्रीमिया पर कुछ किया जाए। 2014 से कब्जा चल रहा है। अच्छा, इस क्रीमिया पर हुआ यह हमला, यानी कि यहां की जनता तो बड़ी सेटल्ड थी कि हम रशियन ऑक्यूपेशन में है, हमें कोई कुछ दिक्कत नहीं है, हमें किसी प्रकार की दिक्कत होगी भी नहीं। लेकिन यूक्रेन की तरफ से आई हुई मिसाइल यहां पर पड़ जाती है। हेडलाइन बनती है, रशिया वॉज रिटेलिएशन अगेंस्ट यूएस फॉर यूक्रेन्स ATACMS मिसाइल अटैक ऑन क्रीमिया। मतलब यह हुआ कि रशिया ने आतंकी हमले पर तो धमकी नहीं दी, लेकिन क्रीमिया पर हुए हमले की धमकी देते हुए कहा कि बदला लिया जाएगा। किस बात का बदला लिया जाएगा? कि अमेरिकी मिसाइल आकर के क्रीमिया पर गिरी है। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा कि अमेरिकी मिसाइल आकर क्रीमिया पर गिरी है, यह खबर बड़ी खबर है, और इस बड़ी खबर के मायने क्या हैं? कौन सी मिसाइल गिरी है? असल में एक ATCMS मिसाइल है जो कि लॉकहेड मार्टिन अमेरिका द्वारा बनाई जाती है। आपको यह तो पता है कि यूक्रेन के पास में जितना भी आर्सेनल आ रहा है इस समय संघर्ष के लिए, वो वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा ही दिया जा रहा है, और उनमें से अमेरिका, जर्मनी प्रमुख देश हैं जो इसको वेपन दे रहे हैं।
उन वेपन्स में से ये जो ATMS मिसाइल है, ये अमेरिका द्वारा निर्मित मिसाइल है जो यूक्रेन को दी गई है। यही मिसाइल यहां पर पड़ी है। यानी कि एक प्रकार से समझिए कि बाइडेन ने जो G7 बैठक में, वही G7 बैठक जिसमें मोदी जी को इनवाइट किया गया था मई में इटली में जो हुई थी, वो जून के अंदर जो इटली में हुई थी, उस बैठक में बाइडेन ने जेलेंस्की के साथ में 10 साल का एक एग्रीमेंट किया था। उस पर मैंने सेशन भी किया था। अमेरिका ने साफ कहा था उनसे कि अब आप संघर्ष करिए, आपको अटैक करने की भी हम इजाजत देते हैं, आपको वेपन चाहिए तो हम देते रहेंगे। कहीं ये उसी का परिणाम तो नहीं है कि यूक्रेन ने क्रीमिया पर अपनी तरफ से गोला दाग दिया। अब तक चल क्या रहा था कि यूक्रेन को जो वेपन दिए जा रहे थे वो रशियन अटैक जब होगा उसको कंट्रोल करने के लिए थे, कि आप पर अटैक होगा तो आप उनके ऊपर अटैक करना, आपके क्षेत्र में रशियन घुसा है तो आप उन पर हमला करना, रशियन क्षेत्र में कोई भी गोली मत चलाना, उसे एग्रेशन माना जाएगा। तो अब रशिया ने यह कहा है कि अमेरिकी हथियार मेरी सॉइल पर आकर गिरा है, अगर ये वेपन मेरे ऊपर आकर गिरा है तो क्या मैं इसे अमेरिकी कार्रवाई मान लूं? और अमेरिकी कार्रवाई मान लूं तो ऐसी स्थिति में अमेरिकी एम्बेसडर को तलब किया गया कि आप आइए और इस पर जवाब दीजिए। जो मॉस्को में अमेरिकी एम्बेसडर थे तैनात, उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि इस विषय पर अपना जवाब दीजिए। ठीक है, अब बड़े सवाल बनते हैं कि अमेरिका अल्टीमेटली ऐसा फ्रस्ट्रेट हो क्यों रहा है? अभी 2 साल युद्ध को चलते हो गए, युद्ध को निर्णायक ले जाना चाहता है कि चुनाव का प्रेशर है, क्या है? असल में अभी क्या हुआ ना, पुतिन बहुत दिनों से रशिया यूक्रेन चला रखे थे और कहीं दुनिया में ज्यादा मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन 2 साल बाद ये बाहर निकलते हैं और निकल करके नॉर्थ कोरिया चले जाते हैं। नॉर्थ कोरिया वो जगह है जो कि अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहाती है। मतलब अमेरिका 3 ही देश हैं जिनसे सबसे ज्यादा नफरत करता है। मैं कई बार बता चुका हूं, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, जिन्हें वो काटसा एक्ट के अंदर प्रतिबंधित रखता है। उनमें से पुतिन 24 साल बाद कोई रूसी राष्ट्रपति नॉर्थ कोरिया जाता है और उनसे एग्रीमेंट करके आता है। क्या एग्रीमेंट करता है? कि अगर कोई मुझ पर हमला करेगा तो तुम उस पर हमला कर देना। अच्छा, किम जोंग उनको जाना जाता है उनके न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, अर्थात जिस प्रकार से लुकाशेंको को रूस ने बेलारूस में तैयार किया हुआ है, ऐसे ही अब अपने पूर्वी तट की तरफ वो नॉर्थ कोरिया को तैयार करके चले गए, जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने की कि पुतिन का जो डिफेंस पैक्ट है वो अमेरिका के लिए बड़ा संकट है। मतलब दुनिया भर के अखबारों में ये खबर बनकर आई कि ये यूक्रेन के साथ में जो अमेरिका ने हाथ मिलाया है ना, उसका ही रिटेलिएशन इन्होंने दिया है। हमने इस पर सेशन भी किया था कि पुतिन की जो नॉर्थ कोरिया की यात्रा हुई थी उसमें रूस ने नॉर्थ कोरिया से साफ कहा है कि अगर हम पर हमला हो तो भैया बदला ले लेना। इस पर मैंने प्रॉपर सेशन किया हुआ है। ठीक है, एक और बड़ा कारण भी है, और वो क्या है? पुतिन मतलब अमेरिकी फ्रस्ट्रेशन के कारण जानने निकल रहे हैं हम। पहला कारण क्या है? नॉर्थ कोरिया से मित्रता। पुतिन जब नॉर्थ कोरिया आए, यहां से फ्लाइट उठाए और वियतनाम चले गए। वियतनाम वो जगह है जिसने पहले ही अमेरिका को पटखनी दी हुई है। मतलब रशिया के सहयोग से वियतनाम ने अमेरिका को युद्ध में हराया था। इस पर भी हमने सेशन किया हुआ है। वियतनाम की यात्रा भी अमेरिका को यह चैलेंज करती हुई दिखती है कि यार पुतिन दुनिया में उन देशों में जा रहे हैं जो अमेरिका के साथ खिलाफत करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें यह चखाना पड़ेगा मजा कि अमेरिका अभी मरा नहीं है। अमेरिका ने जो उकसावे की कार्रवाई की है वो बरकरार है। क्या इस कारण से उन्होंने हमला किया? इसी के साथ साथ तीसरा कारण निकल कर आता है और वो कारण है G7 की वो यूनिट, जिस समय यह चर्चा हुआ था कि रशिया ने एक ऑपरेशन अनथिंकेबल लॉन्च किया है, जिसमें वो पूरी तरह से तैयार करके बैठा है कि जिस भी समय जरूरत पड़ेगी हम वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्रीज पर हमला कर देंगे। तो अब ये देखने वाली बात है कि रशिया के द्वारा इस प्रकार की जो कार्रवाई है, जो कि मतलब अभी तक तो रिएक्शनरी अप्रोच अपनाया हुआ था रशिया ने, लेकिन अमेरिका के द्वारा जो ये यूक्रेन को बोलकर मिसाइल हमला करवाया गया है क्रीमिया वाले क्षेत्र पर, यूक्रेन के साथ अमेरिकी सहयोग कहीं आने वाले समय में फिर से इस युद्ध को एक अपर लेवल तक ना ले जाए, क्योंकि रूस ने साफ साफ एक ही लाइन कही है और वो ये है कि बदला लिया जाएगा। मतलब इस चीज का आंसर दिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। अब यह विषय अपने आप में बड़ा ही चिंता का बन गया है कि बाइडेन ने जो यूक्रेन को परमिशन दी है कि तुम रशिया पर स्ट्राइक कर सकते हो, वो मुश्किल से 10 दिन ही हुए और वो भाई साहब निकलकर स्ट्राइक करने चले आए और स्ट्राइक का परिणाम दुनिया के सामने आ गया। और परिणाम जो है वो आपके सामने भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में यूक्रेन को अमेरिका के द्वारा दिया गया यह सहयोग एक बहुत बड़े संघर्ष की तरफ दुनिया को धकेल दे। बाकी आप